नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम पर। हम लोग अपनी क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए आपके सामने हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका अध्याय है उसको हम लोग आपके सामने रख रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम परिवार आप सभी के सामने बोर्ड बूस्टर सीरीज को शुरू कर चुका है और अब तक हम लोग आप सभी के साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा जो आपके महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, क्वेश्चन हैं, उसको आप सभी के साथ करा रहे हैं। सर जी, हमारी आज की इस क्लास में आप और हम क्या पढ़ेंगे, ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आ सकता है। तो दोस्तों, हमारी आज की इस क्लास में हम लोग मुख्य तौर पर राजनीति विज्ञान क्या है दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ हम लोग डिस्कस करें, हमारा ये जो राजनीतिक विज्ञान है जिसे हम लोग किस और नाम से पुकारते हैं, इसको हम लोग पॉल साइंस भी कहते हैं, है ना। तो हम लोग आप सभी के साथ राजनीतिक विज्ञान से संबंधित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा चैप्टर होगा। चैप्टर का नाम आपके सामने लिखा ही हुआ है, जिसे कहा जा रहा है जन संघर्ष और आंदोलन। तो ये तो चैप्टर का नाम हुआ और अधिकतर बच्चों का सवाल होता है, सर जी क्या ये हमारे बोर्ड के अंदर है? भैया जी, आप भारत के किसी भी बोर्ड के अंदर के स्टूडेंट हो, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड के हो, या फिर सीबीएसई बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड के हो, है ना, तो आप सभी की पाठ्य पुस्तक के अंदर ये चैप्टर मौजूद है और हम लोग इसको आपके साथ देखेंगे। बिहार बोर्ड के अंदर इसको प्रतिस्पर्धा और संघर्ष नाम से पुकारा गया है। चैप्टर पूरा सेम ही है, बस नाम चेंज कर दिया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग आप सभी के साथ और मुख्य तौर पर इस चैप्टर की पूरी कहानी को डिस्कस कर लेते हैं। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग आप सभी के साथ डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि भैया जन संघर्ष का मतलब क्या होता है ना। जन और उसी के साथ साथ संघर्ष, ये इसका मतलब क्या होता है, ये हम लोग आपके साथ अपनी आज की इस क्लास में देखेंगे। जन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जन का मतलब होता है लोग। और संघर्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों? संघर्ष का मतलब होता है विरोध। कि जब किसी देश के अंदर रहने वाले लोग किसी बात को लेकर क्या करते हैं, विरोध करते हैं, उसी को जनसंघर्ष कहा जाता है। जब लोग सड़कों पर आ जाते हैं, जब लोग अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए नारे लगाते हैं और अपने लीडर से, अपने नेताओं से कहते हैं कि आप हमारी बातों को माने, इसी को जनसंघर्ष कहा जाता है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग भारत के अंदर हुए महत्वपूर्ण जो हमारे जनसंघर्ष हैं उनका डिस्कशन करेंगे और उसी के साथ साथ हमारा पड़ोसी देश है छोटा सा नेपाल, उसकी कहानी देखेंगे। बोलीविया कर एक देश है, इसकी कहानी देखेंगे। और उसी के साथ साथ हम लोग कि किसी भी देश के अंदर जहां पर लोकतंत्र है, किसी भी देश के अंदर जहां पर लोकतंत्र है, वहां पर जनसंघर्ष क्यों जरूरी है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत कर देते हैं दोस्तों और एक एक कर हम लोग हर एक बिंदु को आपके साथ रखते चलेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि जिस भी देश के अंदर लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है कि भैया वो देश चुनाव के द्वारा चलता है। हमारे देश के अंदर क्या होता है? हमारे देश के अंदर जो भी 18 साल से बड़े लोग हैं, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष, वो वोट देते हैं और जो लोग वोट प्राप्त कर लेते हैं वो हमारे नेता बन जाते हैं। और नेता लोगों का काम क्या होता है दोस्तों? नेता लोगों का काम होता है देश को चलाना या फिर देश पर शासन करना, है ना। भैया कभी कभार ये देखा गया है कि जो हमारे नेता लोग होते हैं ये अपनी मन मर्जी से ही क्या करने लगते हैं, देश को चलाने लगते हैं और देश की जनता के खिलाफ ही कभी ना कभी ऐसा देखा गया है कि ये कुछ काम करने लग जाते हैं। और ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि जो देश की जनता होती है वो सड़कों पर आ जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? आप देखते हैं कि ऐसी स्थिति में देश की जो जनता होती है वो सड़कों पर आ जाती है। अगर हम लोग ये देखें कि जिस भी देश के अंदर मुख्य तौर पर आप देखें कि भैया जहां पर जन संघर्ष की छूट दी गई है, जहां पर लोकतंत्र है, जैसे भारत में लोकतंत्र आपको दिखता है, यहाँ पर चुनाव होते हैं और चुनाव हो जाने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर नेता लोग देश को चलाते हैं। अब हमारे देश के अंदर नेता लोग अपनी मनमर्जी से अगर काम करने लगे तो भैया देश के अंदर आप देखते हैं कि आफत की स्थिति आ जाएगी। देश को संविधान के हिसाब से चलाना है, देश को जो कानून बना दिए गए हैं उसके हिसाब से चलाना है। अगर देश के नेता लोग अपने हिसाब से चलाएंगे तो देश सही तरीके से नहीं चलेगा। और अगर देश के अंदर नागरिकों को लगे कि भाई ये जो है ना, ये कानून जो बन रहा है ये हमारे लिए सही नहीं है, ये जो नियम बन रहा है ये हमारे लिए सही नहीं है, तो देश की जनता क्या करती है दोस्तों? सड़कों पर आ जाती है और वो देश के नेताओं के खिलाफ विरोध करती है, आंदोलन करती है ना। इसे हम लोग जनसंघर्ष भी कह सकते हैं या फिर हम लोग आंदोलन भी कह सकते हैं। मतलब जनता सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को पूरा कराती है। अच्छा, इससे क्या होता है दोस्तों? इससे जो लोकतंत्र होता है वो पूरे तौर पर क्या रहता है? लोकतंत्र मजबूत होता है। कैसे मजबूत होता है? भैया देश को चलाने की असली पावर जनता के हाथ में रहती है। पब्लिक ने, जनता ने नेता लोगों को चुना। अब नेता लोगों के दिमाग में कहीं ऐसा ना आ जाए कि भैया अब तो हमें कोई कुछ नहीं करेगा। नहीं, जनसंघर्ष या फिर आंदोलन हमें ये बताते हैं कि असली पावर जो है देश को चलाने की, वो देश की जनता में विद्यमान है ना। तो मुख्य तौर पर अगर आप लोग देखें, ये कल्पना की जाती है, ये अपेक्षा की जाती है कि जब से हमारा प्यारा भारत देश बना था, हमें ये बताया गया था कि भैया हमारा जो प्यारा भारत देश होगा, 26 जनवरी 1950 को आप देखते हैं कि हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान मतलब कि हमारे देश के कानून बनकर तैयार हो गए। राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होंगी, प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां होंगी, आईएएस अधिकारी की क्या शक्तियां होंगी, नागरिकों को क्या कर्तव्य दिए गए हैं, हर एक चीज संविधान में लिख दी गई है और हम सबको इस संविधान के हिसाब से ही चलना है। अब मान लीजिए देश के अंदर चुनाव हुए और चुनाव हो जाने के बाद आप देखते हैं कि भैया जी कुछ नेता लोग अपने हिसाब से देश को चलाने लगे, संविधान के हिसाब से ना चलाएं।
तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? क्या देश की जनता चुपचाप बैठी देखती रहेगी? ऐसा नहीं है दोस्त। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि देश की जनता जन संघर्ष कर सकती है, और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है कि वो देश को चलाने की जो पावर होता है ना, वो देश की जनता के हाथ में रखता है। आपने नेता लोगों को चुन लिया, लेकिन अगर नेता लोग सही तरीके से नहीं चलेंगे, देश के कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे, देश के संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे, भैया जी आप उनको हटा सकते हैं, आप उनके खिलाफ विरोध कर सकते हैं, और नेता लोगों को आपकी बातों को मानना होगा, है ना। तो यहां पर इस अध्याय के अंदर हम लोग मुख्य तौर पर ये देखने वाले हैं कि हमारे प्यारे भारत देश के अंदर कौन कौन से जन संघर्ष हुए हैं या फिर कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, और उसी के साथ साथ हम लोग दुनिया के अंदर अलग अलग प्रकारों के जो आंदोलन हुए हैं या फिर जन संघर्ष हुए हैं उसको आप सभी के सामने रखेंगे। अगर आप लोग यहां पर देखें दोस्तों कि लोकतंत्र में निर्णय और फैसले लेने की जो जिम्मेदारी होती है वो मुख्य तौर पर किसकी होती है? वो मुख्य तौर पर सरकार की होती है। सरकार क्या है कि भैया जी देश के अंदर चुनाव हुए, आप देखते हैं कि हमारे देश के अंदर चुनाव हुए, और चुनाव हो जाने के बाद जो लोग सबसे ज्यादा वोट को प्राप्त कर लेते हैं वो क्या हो जाते हैं? उनको हम लोग अपना नेता कहते हैं। अब एक अकेला नेता पूरे देश को तो नहीं चला सकता, एक अकेला नेता पूरे देश को तो नहीं चला सकता। क्या किया जाता है? जितने भी ये जीते हुए नेता लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं दोस्तों? अपनी एक टीम बनाते हैं, और इसी टीम को हम लोग क्या कहते हैं? इसी टीम को हम लोग सरकार कहते हैं, है ना। अब आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर सरकार या फिर जो हमारे ये नेता लोग हैं, जो इनकी ये टीम है, इनकी जिम्मेदारी होती है कि देश को संविधान के हिसाब से चलाओ, देश को कानून के हिसाब से चलाओ, जो बात कह दी गई है उसका पालन करो, अपने हिसाब से कोई चीज नहीं करो, है ना। और ऐसे नियम और कानून बनाओ, इस तरीके से देश को चलाओ जिससे क्या हो? जिससे देश की जनता का फायदा हो। लेकिन अगर किसी स्थिति में आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो सरकार है वो भ्रष्टाचार करती है, वो जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती, वो जनता को आगे बढ़ाने का अवसर नहीं देती, देश के अंदर आप देखते हैं कि सरकार गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देती, तो आप देखते हैं कि आते आते समय में बहुत बार समय में हमने देखा है कि जनता सड़कों पर आ जाती है, और फिर वो पूरे तौर पर क्या करती है? जनसंघर्ष करती है या फिर आंदोलन करती है। अच्छा, लोकतंत्र के अंदर जैसे हमने आपको बताया कि लोकतंत्र के अंदर ये बात कही गई है कि आप अपने नेता के खिलाफ क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। मान लीजिए कि भैया मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसा नियम बना रहे हैं जो मुझको, मेरे परिवार को, मेरी सोसाइटी को, मेरी कम्युनिटी को या फिर मेरे भाषा समूह को प्रभावित कर सकता है। तो क्या हम अपने देश के नेता के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? जी हाँ, हमारे देश का संविधान ये हमें आज्ञा देता है। और हमारे देश के अंदर ये, देश के संविधान में ये कहा गया है कि मुख्य तौर पर क्या है कि जो जनता है वो जन संघर्ष कर सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो भैया जो सरकार है या फिर जो नेता लोग हैं वो तो तानाशाह बन जाते। तानाशाह का मतलब भैया अपनी मन मर्जी से कानून बनाते, जिसको चाहते पकड़ते, जिसको चाहते मार देते, जिसको चाहे सजा देते, है ना। तो जैसे पुराने समय में गंदे राजा हुआ करते थे जो जनता को परेशान किया करते थे, अगर संविधान जन संघर्ष का ये वाला हमारे को आइडिया नहीं देता तो आप देखते हैं कि हमारे नेता कहीं ना कहीं हम सबको परेशान कर सकते थे। तो भैया ये संविधान ही है जिसने आपके और मेरे, हम सबके अधिकारों की रक्षा करी हुई है, वरना तो नेता लोग हम पर भैया जी क्या कर सकते हैं? आप देखते हैं कि ये हम पर भारी पड़ सकते हैं, अपने हिसाब से चीजें चला सकते हैं, है ना। अब आए दिन देखते रहते हैं कि मुख्य तौर पर जो जनता होती है वो क्या करती रहती है? जब सरकार कोई नियम बनाती है या फिर कोई कानून बनाती है और जनता अगर उससे खुश नहीं होती तो वो सड़कों पर आ जाती है। अब से लगभग कुछ सालों पहले आपने देखा होगा दोस्तों कि देश के अंदर किसान आंदोलन हो रहा था, देश के अंदर कृषि बिल आए थे, और कृषि बिल का मतलब हुआ कि कृषि को लेकर चेंज करने की बात भारत के उस समय के प्रधानमंत्री और इस समय के भी जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही थी। लेकिन बहुत से जो हमारे किसान भाई थे वो इस बात से खुश नहीं थे, और उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने अपना विरोध करने के लिए मुख्य तौर पर क्या किया दोस्तों? जनसंघर्ष की तरफ गए। क्या किया उन्होंने? जनसंघर्ष का समर्थन किया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जनसंघर्ष हमेशा कैसा होना चाहिए दोस्तों? जनसंघर्ष जो है वो हमेशा अहिंसात्मक होना चाहिए, इसके अंदर कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, है ना। आप कहीं पर कोई गाड़ी ना जलाएं, आप किसी को मारे नहीं, आप किसी को परेशान ना करें, शांति प्रिय तरीके से आप विरोध करें, ये संविधान आपको इजाजत देता है। और जब जनता शांति प्रिय तरीके से विरोध करती है तो भैया जी नेता लोगों को डर बना रहता है, वो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर वो राजाओं की तरह नहीं बन जाते। अच्छा, मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ना सिर्फ जनसंघर्ष से हम देखते हैं ये जो हमारे नेता लोग होते हैं वो डरते हैं, उनको लगता है कि भाई अगर हमने जनता को ध्यान में रखकर कानून नहीं बनाया, अगर गलत कानून बना दिया तो जनता सड़कों पर आ जाएगी और फिर हमें जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जनसंघर्ष से, आंदोलन से नेता लोग घबराते हैं, सरकारें घबराती हैं। अब देखते हैं कि बहुत से जो हमारे राजनीतिक दल हैं, जैसे भारत के अंदर अगर आप लोग देखें हमारे पास अलग अलग राजनीतिक दल हैं, जैसे बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, जैसे आप लोग देखते हैं कि कांग्रेस है, जैसे आप लोग देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी है, जैसे आप लोग देखते हैं कि समाजवादी पार्टी है, जैसे आप लोग देखते हैं कि शिवसेना है। तो भारत के अंदर आप लोग देखते हैं कि अलग अलग राजनीतिक दल हैं, और ये जो राजनीतिक दल हैं भैया ये चुनाव के अंदर खड़े होते हैं और ये चाहते हैं कि भैया इनके सबसे ज्यादा साथी जीतें। हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि भैया हमारे पार्टी के, हमारे दल के सबसे ज्यादा लोग जीतें ताकि वो सरकार को चलाएं।
अब देखिए, हुआ ऐसा है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि देश के अंदर जो जनता है ना, वो क्या है, वो किसी समस्या से परेशान है। और लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस समस्या की वजह से जन संघर्ष करते हैं। आपको मैं लेके चलूंगा साल 2010-11 के अंतर्गत, जहां पर आप लोग देखते हैं कि देश में ना उस समय भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था, करप्शन बहुत ज्यादा था। उस समय देश के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे, और उस समय जो नेता लोग थे भैया जी, वो देश की जनता का पैसा गलत गलत तरीके से अपने अकाउंट में डाल रहे थे। तो जनता को समझ में आया कि भैया ये हमने क्या कर दिया, हमने गलत लोगों को चुन रखा है। फिर आप देखते हैं कि उस समय के जो हमारे बुद्धिजीवी लोग थे, वो लोग सड़कों पर आते हैं, जन संघर्ष करते हैं, और ये लोग सरकार से मांग करते हैं कि भैया कोई कानून बनाया जाए। लेकिन उस समय की सरकार पूरे तरीके से ध्यान नहीं देती है। और फिर ये जो जन संघर्ष करने वाले लोग थे, इनको समझ में आता है कि भाई जन संघर्ष से काम नहीं चलेगा, सड़कों पर निकलने से काम नहीं चलेगा, हमें एक राजनीतिक दल ही बनाना होगा। और फिर आप देखते हैं कि इसी की वजह से इस आप देखते हैं कि ये जो आपका भ्रष्टाचार, ये जो भ्रष्टाचार वाली समस्या थी, इसकी वजह से राजनीतिक दल भी बन जाते हैं। तो जन संघर्ष बहुत बार आप देखते हैं कि नए नए राजनीतिक दलों को पैदा कर देते हैं। तो भैया केजरीवाल जी जो देश के अब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने पड़े हैं, वो कैसे बन पाए? क्योंकि उस समय के अंदर उन लोगों ने क्या किया, जनसंघर्ष किया। और उसके बाद फिर आप लोग देखते हैं कि इन्होंने मुख्य तौर पर अपनी पार्टी को बनाया, और फिर अब ये दिल्ली के अंदर क्या कर रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं। तो बहुत बार ये देखा गया कि किसी समस्या को ध्यान में रखकर जब लोग क्या करते हैं, लामबंदी करते हैं, यानी कि सरकार को घेरते हैं, तो उस समय के अंतर्गत क्या हो जाता है कि जब सरकार ध्यान नहीं देती है, तो बहुत से जो हमारे जनसंघर्ष करने वाली टीम होती है, ये कहती है कि भैया जी हम तो खुद ही को राजनीतिक दल बना लेंगे, हम चुनाव के अंदर खड़े होंगे, हम जनता से वादा करेंगे, और जो चीज सरकार नहीं कर रही है, दूसरे राजनीतिक दल नहीं कर रहे हैं, वो हम करेंगे। ठीक है। तो जनसंघर्ष के जरिए हम देखते हैं कि अलग अलग राजनीतिक दलों को पैदा होने का अवसर मिलता है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे जो जनसंघर्ष होता है ना दोस्तों, ये जनसंघर्ष जो होता है, ये लोगों के दिल में चेतना को पैदा करता है। चेतना का मतलब, भैया जी हमारा काम है पढ़ाने का, आपका काम है पढ़ने का, आपके पिताजी का काम होगा ड्यूटी पे जाने का, अपने काम को देखने का, माता जी का घर को चलाने का। हम सभी लोग अपने काम के अंदर व्यस्त हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि देश के अंदर कोई ऐसी घटना घट जाती है, देश के अंदर कोई ऐसी समस्या आ जाती है, जिसकी वजह से लोगों को समझ में आता है कि अब बहुत हुआ, अब सड़कों पर आना होगा, और अब हमें अपने हक की बात करनी होगी। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों कि देश के अंदर आप देखते हैं कि साल 2012 के आसपास मुख्य तौर पर क्या हो रहा था, रेप बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और दिल्ली के अंदर एक बहुत ही निर्दयकारी, एक बहुत ही खतरनाक वहशी तौर पर आप देखते हैं कि एक लड़की के साथ उसकी आबरू को लूटा गया। उसके बाद आप लोग देखते हैं कि देश के अंदर जो लोग थे वो सड़कों पर आ गए, और लोगों को समझ में आया कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमने कैसा समाज बना दिया है। आए दिन हमारे घर के अंदर आप देखते हैं कि इस तरीके की घटनाएं होती हैं। लड़कियां अगर सड़कों पे जाती हैं, लड़कियां अगर ऑफिस में जाती हैं, लड़कियां अगर स्कूल में जाती हैं, लड़कियां अगर गलियों में खेलती हैं, पार्क में खेलती हैं, तो हर जगह आप देखते हैं कि ये शैतान रूपी लोग मौजूद हैं जो लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। और फिर आप देखते हैं कि जब जनता की चेतना जागती है, जब उनको समझ में आता है कि अब बहुत हो गया, फिर जनता सड़कों पर उतरती है। और आपके सामने ये असली चित्र है दोस्तों। जन संघर्ष, जब कोई समस्या आती है तो लोगों को समझ में आ जाता है कि भैया अब तो आर और पार की बात है, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मुख्य तौर पर इस समस्या का हल निकाल के ही रहेंगे। और फिर जनता क्या करती है, जनता ये मांग करती है कि मुख्य तौर पर कोई ऐसा नियम या फिर कानून बनाया जाए जिससे इस समस्या को हल किया जा सके। और आप देखते हैं कि साल 2012 के बाद जो रेपिस्ट लोग हैं, जो बलात्कारी लोग हैं, उनको जल्दी सजा देने के लिए देश के अंदर कानून बनाए गए, और वो अब सही तौर पर चल रही हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि जो हमारे जनसंघर्ष होते हैं, वो लोगों के दिल में, उनके मस्तिष्क को खोल देते हैं कि भैया जी सरकार पर प्रेशर बनाओ, ये क्या हो रहा है, देश को कैसे चलाया जा रहा है। जनसंघर्ष लोगों के अंदर, उनके मस्तिष्क में देश प्रेम की भावना को उत्पोत कर देते हैं। जनसंघर्ष क्या है, आंदोलन क्या है, ये कैसे लोकतंत्र के लिए लाभकारी हैं, इसको हमने देखा। और यहां से अब हम लोग दोस्तों आप सभी के साथ बढ़ना चाहेंगे, भारत के अंदर मुख्य तौर पर हुए हमारे जो जनसंघर्ष आंदोलन है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसी के साथ साथ कुछ दूसरे हमारे जो देश हैं, आसपास के जो हमारे देश हैं, और कुछ दूसरे दूर के जो देश हैं, उनको समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं बिहार राज्य के अंदर। भैया बिहार के अंदर आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो वहां के छात्र थे, है ना, आज की बात नहीं है, काफी समय पहले की बात है। और उस समय देश की जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी, वो कौन थी दोस्तों? आप देखते हैं कि इंदिरा जी हुआ करती थी, इंदिरा गांधी हुआ करती थी। अच्छा, उस समय आप देखेंगे जो हमारा बिहार राज्य है, वो उस समय की जो इंदिरा गांधी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उसके खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्से में थे। और बच्चे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे मुख्य तौर पर इकट्ठे हो जाते हैं, छात्र मुख्य तौर पर इकट्ठा हो जाते हैं, और वो आंदोलन करते हैं या फिर जनसंघर्ष करते हैं। इसके पीछे कारण क्या था कि जनता सड़कों पर क्यों आई? ये जो बच्चे हैं, जो स्कूलों में जिनको पढ़ने का कार्य था, जिनको कॉलेज में पढ़ने की जिनसे अपेक्षा की जा रही थी, ये सड़कों पर क्यों आए? इसके पीछे वजह ये थी कि साल 1971 में ना देश के अंदर चुनाव हुए थे। और भैया जी आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि मुख्य तौर पर गरीबी हटाओ, कि हम देश से अंदर क्या कर देंगे, गरीबी हटा देंगे। आप हमें वोट दो, आप हमें जिता दो, देश का प्रधानमंत्री बना दो, मैं गरीबी को खत्म कर दूंगी। लेकिन आप देखते हैं कि 3-4 साल गुजर जाते हैं, लेकिन देश के अंदर से गरीबी जो थी वो पूरे तौर पर खत्म नहीं होती है, और देश के अंदर महंगाई बढ़ जाती है, और जो जनता थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है।
तो जो वादा किया गया था वो देखते हैं आप लोग कि पूरे तौर पर कंप्लीट नहीं किया जाता। उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि उस समय के अंदर जो भारत था ना, वो क्या किया करता था, अमेरिका से सहायता प्राप्त किया करता था। भारत उस समय तक एक मजबूत राष्ट्र नहीं था, हमें पैसा लेकर अपने देश को चलाने की जरूरत पड़ती थी। आप देखते हैं कि भारत के अंदर अनाज उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं था, लोग ज्यादा थे, लेकिन हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि हमारी कृषि इतनी अच्छी नहीं थी कि हम सबका पेट भर सकते। ये कितनी शर्म की बात है। आप देखते हैं कि हमारे देश के अंदर क्या किया जाता था, अमेरिका से अनाज आया करता था और फिर वो अनाज लोगों तक पहुंचाया जाता था, और इस वजह से भी आप देखते हैं कि जो हमारे छात्र थे वो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि परेशान थे। और आप देखते हैं कि इस वजह से अमेरिका ने क्या कर दिया दोस्तों, अमेरिका ने भारत के साथ जो सहायता वो दिया करता था ना, बंद कर दी। अब इस वजह से भारत के अंदर आप लोग देखते हैं कि जो खाने पीने की चीजें थी वो महंगी हो गई, तेल की कीमतें महंगी हो गई, और जो देश के अंदर आप लोग देखते हैं कि देश के अंदर असंतुलन पैदा होता चला गया और देश के लोगों में गुस्सा बढ़ता चला गया। पहले तो गरीबी हटाओ की बात पूरी नहीं हुई, उसके बाद देश में महंगाई बढ़ गई, लोगों को काम नहीं मिल रहा, इस वजह से लोग सड़कों पर आ गए। और उसी के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि समय था मार्च 1974 का। मार्च 1974 के अंदर आप लोग देखते हैं कि जो बिहार के बहुत सारे छात्र थे, इन्होंने क्या कहा भैया, इन्होंने कहा कि अब तो हमें सरकार से आर और पार की लड़ाई लड़नी होगी। और इसके अंदर आप लोग देखते हैं कि भारत के अंदर आज़ादी के एक बहुत ही बड़े नेता होते हैं जिनका नाम क्या है दोस्तों, जेपी, है ना। इनको पूरा नाम क्या है दोस्तों, इनका पूरा नाम है जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण को बच्चे कहते हैं कि आप हमारी जो ये आंदोलन हो रहा है, हमारा जो ये जनसंघर्ष हो रहा है, इसके आप क्या करो, आप हमारे नेता बन जाओ। तो जेपी जी बिहार के अंदर आप लोग देखते हैं कि जो आज़ाद ग्राउंड है उसके अंदर रैली करते हैं और इतने सारे लोग पहुंचते हैं, और ये सभी लोग परेशान हैं, छात्र हैं, महिलाएं हैं, आप देखते हैं कि बच्चे हैं, इसके अंदर बुजुर्ग हैं, तो युवा हैं, युवतियां हैं, सब लोग इसके अंदर पहुंचते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो आंदोलन था वो फिर धीरे धीरे कर पूरे भारत के अंदर फैलता चला जाता है। और इसके अंतर्गत क्या है कि ये जो आंदोलन था कहीं ना कहीं देश की जो सरकार थी उसने जो वादे किए थे उसको जताने के लिए था कि भैया आपने कह दिया कि देश से गरीबी को हटाना है, देश से गरीबी तो हटी नहीं, देश से कहा था कि हम अच्छा बनेंगे, हम अच्छा नहीं बने। तो मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि बिहार के अंदर देश में ये जनसंघर्ष का आंदोलन आज़ादी के बाद किया गया है ना। जिससे हमने क्या किया, जिससे हमने अपनी सरकार को चेताया, जिससे हमने अपने नेताओं को बताया कि भैया देश को चलाने की पावर देश के लोगों के पास होती है। अच्छा, इस क्रांति को या फिर आप देखते हैं कि इस आंदोलन को एक और नाम से पुकारा जाता है, इसको संपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि एक तो बिहार का आंदोलन हुआ, उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो हमारे देश के अंदर अलग अलग इलाकों में अलग अलग आंदोलन आप होते हुए देखते हैं। अच्छा, साल 1970 की बात है ना दोस्तों, आप क्या देखते हैं कि साल 1970 की बात है। और साल 1970 में आप देखते हैं कि दोस्तों चमोली नामक इलाका है, चमोली। आज ये जो चमोली है ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये जो चमोली है ना ये उत्तराखंड के अंदर पड़ता है ना। लेकिन उस समय साल 1970 में ये यूपी का ही भाग था, उत्तर प्रदेश का ही भाग था। तो भैया चमोली जिले के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर ना बहुत खूबसूरत खूबसूरत पेड़ हुआ करते थे, और इन पेड़ों से जो वहाँ के लोकल लोग थे, जो वहाँ के स्थानीय निवासी थे, वो अपना जीवन चला रहे थे। उनसे लकड़ियाँ मिलती थी, उनसे फल फूल निकालते थे और अपना जीवन चला रहे थे। उस समय की जो सरकार थी उसने ऑर्डर दे दिया कि ये जो पेड़ है ना इनको काट दो। अब जब ये खबर पूरे इलाके के अंदर फैली तो लोगों को समझ में आया कि अगर ये पेड़ कट जाएंगे तो हमारा क्या होगा। और इसी वजह से आप लोग क्या देखते हैं कि दोस्तों मुख्य तौर पर ये जो उत्तराखंड के अंदर लोग थे, जब ये खबर उन्हें पता चलती है कि भैया पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, मुख्य तौर पर पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपट जाते हैं। और इसमें मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि क्या होता है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि इसके अंदर मुख्य तौर पर जो महिलाएं थी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, क्योंकि ये लोग पेड़ों से चिपक कर क्या करते हैं दोस्तों, पेड़ों को बचाने की कोशिश करते हैं। और ये तब तक नहीं हटते जब तक आप देखते हैं कि जो अधिकारी लोग थे वापस नहीं चले जाते। इसी वजह से इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा जाता है। और ये सफल आंदोलन था, सरकार को झुकना पड़ा, जनता ने अपनी बातों को मनवाया कि भैया अगर हम इकट्ठे रहेंगे, देश की सरकार ने गलत कानून बनाया था, ये जो पेड़ थे ये जनता के थे, किसी प्राइवेट कंपनी के थोड़ी थे कि आप किसी को दे देंगे। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि जब देश की जनता इकट्ठी रही तो उन्होंने क्या किया, इस आंदोलन को सफल बनाया, जो चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई थी, और आप देखते हैं कि इस आंदोलन को शुरू करने वाले व्यक्ति थे मुख्य तौर पर हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी। साल 2020 के अंदर इनका देहावसान हो गया या फिर इनकी डेथ हो गई, है ना। आगे बढ़ते हैं। देश के अंदर आपने अभी तक मुख्य तौर पर दो आंदोलनों के बारे में पढ़ लिया है। यहां से हम लोग आगे बढ़ते हुए आप सभी के सामने एक और आंदोलन की कहानी को आपके सामने रख रहे हैं। आजादी के बाद के आंदोलन है दोस्तों, जिसमें जनता देश की चुनी हुई सरकार से बहुत ज्यादा परेशान थी। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं दलित पैंथर्स की, है ना। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं दलित पैंथर्स की। अच्छा, ये जो दलित लोग हैं भाई, ये हैं कौन, ये हमारे भाई हैं दोस्तों। आप देखें कि पुरातन समय से ही, प्राचीन समय से ही भारत के अंदर आप देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था थी। लोगों को उनके काम के हिसाब से बांटा जाता था। पढ़ने लिखने वाला काम ब्राह्मण लोग करते हैं, और आपको दिखता है कि जो बिजनेस है आपको दिखता है कि वो वैश्य लोग करते हैं, है ना। जो सैनिक हैं वो हमारे क्षत्रिय भाई हैं, और दूसरे जो काम थे, जो साधारण काम थे, वो दलित भाइयों से अपेक्षा की जाती थी कि वो करते हैं।
अच्छा, दलित भाइयों को कभी भी आप देखते हैं कि इनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया गया और हमेशा से ही इनको परेशान किया गया। जब देश आज़ाद हुआ तो इसमें ये अपेक्षा की गई कि हम देश के अंदर क्या करेंगे, सबको समान अधिकार देंगे। हम सब लोग पहले भारतीय हैं, हमारी ना तो कोई जाति है, ना तो हमारा कोई लिंग है, ना तो हमारा कोई समुदाय है। हमारी और आपकी पहचान पहले भारतीय होने पर है। लेकिन आप देखते हैं कि देश आज़ाद होने के बाद जब सबको समान अधिकार मिल गए, देश में सब समान हो गए, फिर भी आप देखते हैं कि देश के अंदर कहीं न कहीं जो हमारे दलित भाई थे, उनका आप देखते हैं कि शोषण हुआ करता था। और मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि साल 1970 के आसपास, साल 1970 के अंदर ही महाराष्ट्र जो हमारा इलाका है, वहाँ पर जो दलित युवा थे, वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो दलित भाई हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए ग्रुप को बनाते हैं। और इन लोगों का मानना था कि मुख्य तौर पर क्या करना होगा कि ये जो जातिवादी व्यवस्था है, इससे बाहर हमें दलित भाइयों को लाना होगा। और ये लोग समर्थन करते थे अंबेडकर जी की सोच का कि मुख्य तौर पर दलित लोगों को पढ़ना चाहिए, दलित लोगों को अपने अधिकार की मांग करनी चाहिए। और इसी बात को लेकर आप लोग देखते हैं कि भारत के अंदर दलित पैंथर्स ये जो ग्रुप था ये चला था। और ये मुख्य तौर पर अंबेडकर जी के विचारों से पूरे तौर पर आप देखते थे कि ये उनको अपना गुरु मानते थे। और महाराष्ट्र के अंदर जो पढ़े लिखे दलित युवक थे, उन्होंने इस दलित पैंथर्स आंदोलन को चलाया था, जो दलितों के अधिकार की बात करता था, दलितों को नौकरियों में आगे बढ़ने का अवसर देता था, उनको शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की मांग करता था। तो ये था दलित पैंथर्स आंदोलन, जो साल 1970 में महाराष्ट्र के इलाके में हुआ। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि भारत के अंदर हमारे जो किसान भाई थे, है ना, आए दिनों आप देखते रहते हैं कि देश के अंदर जो हमारे किसान भाई हैं, वो भी सरकार के द्वारा बनाए नियमों से या फिर कानूनों से परेशान रहते हैं। और भारत के अंदर इसी बात को लेकर आप देखते हैं कि भारत में किसान भाइयों ने अपना एक ग्रुप बना लिया है, या फिर अपनी एक सभा बना ली है, या फिर हम लोग इसे क्या कहते हैं दोस्तों, यूनियन के नाम से पुकारते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे हम लोग मुख्य तौर पर भारतीय किसान यूनियन के नाम से पुकारते हैं, है ना। तो आप देखते हैं कि ये जो भारतीय किसान यूनियन है, ये साल 1980 के अंतर्गत बनी थी। और भारत में आज़ाद हो जाने के बाद, साल 1980 तक आ जाने के बाद, भारत के जो किसान थे वो परेशान थे। देश में बिजली थी नहीं, देश के किसानों का जीवन बहुत ज़्यादा दयनीय था। देश के अंदर जो फसल पैदा होती थी उसमें सही लाभ किसानों को नहीं मिलता था। और इसी बात को ध्यान में रखकर आप लोग देखते हैं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर क्या किया जाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि इस समूह को, इस संगठन को बनाया जाता है, जो सभी भारत के किसान हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है, जो किसानों के अधिकार की बात करता है। और ये आए दिन क्या करते रहते हैं दोस्तों, अगर किसानों से संबंधित कोई नियम और कानून बनता है जिससे किसानों को हानि हो सकती है, तो उसका विरोध करते हैं। और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, है ना, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि इसके संस्थापक माने जाते हैं भारतीय किसान यूनियन। आगे बढ़ते हैं। देश के अंदर किसानों ने भी, आपने देखा कि जन संघर्ष किया, आंदोलन किया, दलित भाइयों ने भी आंदोलन किया, उसी के साथ छात्रों ने भी आंदोलन किया। और हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर महिलाएं भी आगे आई हैं। एक शब्द यहां पर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसे कहा जा रहा है ताड़ी। अरे भैया, ताड़ी आप समझ रहे हैं, ताड़ी का मतलब क्या है? ताड़ी का मतलब होता है शराब, या फिर हम कह सकते हैं मदिरा, या फिर हम लोग कह सकते हैं देसी भाषा में दारू, है ना। तो ये जो ताड़ी होती है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर देहाती इलाकों में, ग्रामीण इलाकों के अंदर इसको प्रयोग में लाया जाता है। और हमारा जो आंध्र प्रदेश राज्य है, वहां पर आप लोग देखते हैं कि जो ताड़ी थी ना, जो पेड़ से निकाली जाती है, जो एक नशीला पदार्थ है, इसके सेवन से जो पुरुष थे भैया जी, वो पूरे टाइम क्या रहते थे, वो नशे में रहा करते थे, ना तो कोई काम करते थे। बच्चों तक को आप देखते थे कि ताड़ी की आदत लग गई थी। और उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि जो महिलाएं थी वो घरों के बाहर जाती थी और काम करती थी। महिलाएं कमा कर पैसा लाती थी, उससे पैसा छीनकर पुरुष लोग दोबारा ताड़ी पीने चले जाते थे। तो आंध्र प्रदेश के बहुत सारे गाँव के अंदर जो महिलाएं थी वो इस ताड़ी की व्यवस्था से बहुत ज़्यादा परेशान थी। और फिर आप लोग क्या देखते हैं कि इस वजह से जो पूरा का पूरा घर था, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, वो टूट गई थी, क्योंकि सारा बोझ महिलाओं पर आ गया था। और इसी बात को ध्यान में रखकर आप लोग देखते हैं कि लगभग 5,000 से भी ज़्यादा आंध्र प्रदेश के अलग अलग गांव की महिलाएं उस समय के जो वहां के जिला अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी थे, उनसे मिलती हैं और कहती हैं कि भैया क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है कि पूरे राज्य के अंदर ये जो ताड़ी बेची जा रही है इसे बंद करो, इससे समाज के अंदर गलत परिणाम आ रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, मर्द लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो घर का पूरा सामाजिक ताना बाना है वो तितर बितर हो गया, टूट गया है। और इसी बात को लेकर आप देखते हैं कि ये जो आंदोलन था आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों से, आंध्र प्रदेश के कुछ गांव से शुरू होता है और फिर समस्त आंध्र प्रदेश में फैलता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग ताड़ी विरोधी आंदोलन कहते हैं, जिसके अंदर भारत की हमारी इन महिलाओं ने क्या किया दोस्तों, बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया और इस आंदोलन को सफल भी बनाया, है ना। एक और आंदोलन की तरफ आपको लेके चलते हैं। यहां तक तो हमने महिलाओं के द्वारा किए गए आंदोलन की कहानी को आपके सामने पेश किया है। अब हम लोग आप सभी को लेके चलेंगे दोस्तों एक ऐसे आंदोलन के बारे में बताने के लिए जहां पर आप देखते हैं कि यहां पर एक नदी का डिस्कशन होगा। और ये जो हमारा आंदोलन है ये एक प्राकृतिक आंदोलन है। जी हाँ, आप देखते हैं कि नदी पर क्या किया जाता है दोस्तों, नदी पर ना बांध बनाए जाते हैं। बांध का मतलब क्या होता है, बांध का मतलब होता है पानी को रोकना, है ना। नदी पर क्या किया जाता है, बड़ी सी दीवार बना दी जाती है और इस बड़ी सी दीवार बनाने के बाद पानी को रोका जाता है, फिर अपनी जरूरत के हिसाब से हम लोग पानी को आगे छोड़ते हैं।
आप देखें कि एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा नदी। ये भारत के 3 राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। और ये बड़ी नदी है भैया, एक बहुत बड़ी नदी है, बहुत विशालकाय नदी है। और इसके साथ कुछ छोटी मोटी नदियां भी हैं जो इसकी सहायक नदी हैं या फिर ट्रिब्यूटरीज इसकी कही जाती हैं, है ना। तो एक बड़ी नदी है जो भारत के 3 राज्यों से होकर गुजर रही है, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। साल 1980 में क्या किया जाता है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि जो उस समय की सरकार थी वो सोचती है कि भैया हम क्या करेंगे, हम ना इस नदी पर बांध बनाएंगे, डैम बनाएंगे। और इस डैम का नाम क्या रखा जाता है दोस्तों, इस डैम का नाम रखा जाता है सरदार सरोवर बांध, है ना। सरदार सरोवर बांध कहा जाता है कि नर्मदा नदी पर एक बांध बनेगा, इस बांध के जरिए हम लोग बिजली बनाएंगे और भारत के अंदर अलग अलग इलाकों में बिजली पहुंचाएंगे। चलो भैया, बिजली बनाने की बात हो रही है, अच्छी बात है, देश के लोगों तक बिजली बनेगी। लेकिन आप देखते हैं कि यहां पर दुविधा हो जाती है। क्या दुविधा होती है कि जब इस नदी पर बांध बनाने की बात होती है तो जो इस नदी के आसपास लोग थे, लगभग आप देखते हैं कि 300 से भी ज्यादा जो छोटे छोटे गांव थे, आप देखते हैं कि 330 से भी ज्यादा जो बड़े गांव थे उनको प्रभावित किया जाता है ना। और उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि बड़ी संख्या में आप देखते हैं कि छोटे जो बांध होते हैं उनको भी बनाया जाता है ना। तो सरदार सरोवर बांध तो एक बड़ा सा बांध बनाया जाता है, उसी के साथ आप देखते हैं कि 300 छोटे छोटे बांधों को भी बनाया जाता है। और बहुत सारे गांव, जो अनगिनत गांव थे, आप देखते हैं कि इस बांध बनने की वजह से प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनको इस जगह से हटा दिया जाता है। वो नदी के पास रहा करते थे, उनको हटा दिया और अब बांध बनाने की बात यहां पर की जाती है। अब देखिए कि जब बांध बनाने की बात होती है तो लगभग 245 से भी ज्यादा जो गांव थे वो प्रभावित होते हैं। कितने लोग भैया जी, 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को हटाया जाता है, पुनर्वासित किया जाता है। आपने अपनी खून पसीने की कमाई से घर को बनाया है, आपने मेहनत करी है। एक मध्यवर्गीय परिवार हमेशा ये कोशिश करता है कि भैया जी थोड़ा बहुत कमाओ, घर बनाओ और जीवन यहां पर निकाल दो। जिस व्यक्ति ने अपना घर बनाया है, सरकार उसको क्या करती है दोस्तों, ऑर्डर देती है कि भाई यहां से चले जाओ। और जहां पर बसाती है वो उचित मुआवजा भी नहीं देती है। सरकार क्या कहती है, बस उनको वहां से हटने का ऑर्डर दे देती है। और इसी वजह से जो वहां के लोग थे वो क्या करते हैं दोस्तों, वो मुख्य तौर पर नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और वो ये कहते हैं कि भैया जी हमें जहां पर भेजा जा रहा है वो सही जगह नहीं है, इससे जो पर्यावरण है वो प्रभावित हो रहा है, इससे हमारी आजीविका प्रभावित हो रही है, हमारी जो संस्कृति है, जिस तरीके से हम जीते हैं वो भी प्रभावित हो रही है। और फिर आप देखते हैं कि साल 1980 से साल 1987 के दरमियान बहुत से जो जनजातीय लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, वो क्या करते हैं, वो इस आंदोलन के साथ जुड़ जाते हैं। एक पर्यावरणविद हैं, एक पर्यावरण की एक्टिविस्ट हैं, जिनका नाम क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि जिनका नाम है मेधा पाटकर। ये मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि नर्मदा को बचाने के लिए काफ़ी सालों से मेहनत कर रही हैं। और साल 1989 से आप देखते आ रहे हैं कि ये सर्वोच्च न्यायालय में कोशिश कर रही हैं। हाल फिलहाल में आप देखते हैं कि सरदार सरोवर बांध जो है वो बन चुका है, इन लोगों को विस्थापित कर दिया गया है। ये अभी भी आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर क्या है कि अपने उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो एक आज़ाद देश के अंदर भी आप लोग देखते हैं कि कुछ लोगों को विकास प्रोवाइड करने के लिए हम देखते हैं कि हमने लाखों लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया है ना। तो बांध तो बन गया, लेकिन आप देखते हैं कि इन लोगों को ना तो उचित मुआवजा मिला है और ना ही आप देखते हैं कि इनको उचित तौर पर न्याय मिला है ना। शुरुआत में ये जो आंदोलन था ये मुख्य तौर पर लोगों के घरों से लेकर संबंधित था कि भैया बस लोगों को रहने के लिए घर मिल जाए। लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं कि इस बांध के बनने की वजह से जो आसपास के पेड़ थे उनको काट दिया गया, उस आसपास के इलाकों में जो जानवर रहा करते थे उनका घर खत्म हो गया। तो जो बैलेंस था प्रकृति का, है ना, वो भी आप देखते हैं कि डिसबैलेंस हो गया, पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो शुरुआत में मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं सिर्फ लोगों के विस्थापन से लेकर जुड़ा हुआ था, बाद में आप देखते हैं कि एक पर्यावरण बचाओ आंदोलन बन जाता है। और लोग क्या करते हैं, अब इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं। और अभी भी ये मांग की जा रही है कि जो लोग हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए, जो बांध बना है उसके आसपास दोबारा से जंगल को स्थापित किया जाए, ताकि लोगों को पूरे तौर पर न्याय मिल सके। आगे बढ़ते हैं। देश के अंदर आप लोग देखते हैं कि अलग अलग तरीके के हमारे पास आंदोलन होते रहे हैं हमारे देश के अंदर। दोस्तों आप देखें कि जब से आज़ादी हमें मिली है, तो आज़ादी मिलने के बाद भारत का जो नागरिक था ना, वो बहुत ही सिंपल रहा है, बहुत बहुत शरीफ रहा है। हमारे देश के अंदर अधिकतर जो जनसंख्या है ग्रामीण इलाकों में रहती है, गांव में हमारे रहने वाले किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं। वो जब किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं, जब वो किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं, तो बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं। पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादातर हमारे भाई। अब जब वो किसी सरकारी अधिकारी से बात करते हैं, सरकारी अधिकारी एटीट्यूड में बात करता है, बाहर जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम अंदर कैसे आए, तुम जानते नहीं हो, मैं आईएएस अधिकारी हूं, मैं बाबूजी हूं, मैं जो कर सकता हूं, है ना। इस तरीके से आप देखते थे कि जो हमारे नागरिक थे, जो हमारे भारत के भारतवासी थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया जाता है, घपले किए जाते थे। और आप देखते थे कि जो जनता थी ना, वो इन नेताओं से या फिर आप देखते हैं कि इन सरकारी अधिकारियों से सवाल नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि कोई कानून नहीं था। इसी बात को लेकर आप देखते रहे कि देश के अंदर ये मांग उठती रही कि भैया जो नेता लोग हों, इनको जवाब देना चाहिए। अगर नेताजी ने कहा है कि भैया हमने टैक्स के जरिए 1 करोड़ रुपया प्राप्त किया है, तो आप देश के प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं, मोदी जी बता दीजिए, आप बोले थे कि 1 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है, कहाँ खर्च किया?
क्या वो जवाब देंगे? जी हाँ, उनको जवाब देना पड़ेगा। हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि साल 2005 में क्या किया गया है दोस्तों? सूचना का अधिकार दिया गया है। भारत का कोई भी नागरिक, मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि भारत की किसी भी सरकारी संस्था से, किसी भी सरकारी ऑफिस से, देश के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, मुख्यमंत्री से, अपने जिले के सरकारी अधिकारियों से क्या कर सकता है? किसी से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है और 15 दिन के अंदर अंदर उनको जानकारी देनी होगी। अगर वो नहीं देंगे तो उन पर जुर्माना लगेगा, फाइन लगेगा, नौकरी से भी हटाया जा सकता है। तो इसके जरिए हमने क्या किया? मुख्य तौर पर अपने नागरिकों को मजबूती प्रदान की है ना? जी हाँ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? राइट टू इन्फॉर्मेशन या फिर सूचना का अधिकार कहते हैं। तो आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब तक तो हमने आप सभी के साथ मुख्य तौर पर देश के अंदर घटित हुए जितने भी हमारे बड़े बड़े आंदोलन थे उनके बारे में डिस्कशन किया। अब यहाँ से हम लोग आप सभी को लेके चलेंगे दूसरे देशों की तरफ, है ना? प्लेन में बैठ के चलेंगे दोस्तों। ठीक है, हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, और यहाँ पर चलेंगे। एक और देश है बोलीविया, वहाँ लेके चलेंगे। और एक और भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, वहाँ पर आपको लेके चलेंगे। अलग अलग कहानी है इन देशों की, तो एक एक कर आपके साथ इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, हम देखते हैं कि मुख्य तौर पर जैसे भारत में आप देखते हैं कि बहुत सारे आंदोलन हुए, जनसंघर्ष की कोशिशें हुई, ऐसे ही भारत के पड़ोसी देशों में और दुनिया के अलग अलग देशों में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे नेपाल के बारे में। भैया जी, क्या आप बताएंगे नेपाल की राजधानी क्या है? जल्दी से बताइए कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। ठीक है, जल्दी से बताइए कि नेपाल की राजधानी क्या है। देखते हैं कि कौन बच्चा या बच्ची इस आंसर को प्रस्तुत करेगा। नेपाल जो इलाका है, आखिर उसकी राजधानी क्या है, ये आपको प्रस्तुत करना है। देखिए, नेपाल जो है वो मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि शुरुआत से ही क्या था दोस्तों? एक राजतंत्र वाला देश था। यहां पर आप देखते हैं कि शुरुआत से ही राजा का राज हुआ करता था, है ना? और आप देखते हैं कि ये जो राजा का राज था ये कब तक रहा था दोस्तों? आप देखते हैं कि जो राजा का राज था ये साल 1990 तक रहा था। ध्यान से सुनिएगा, साल 1990 तक हम देखते हैं कि जो नेपाल था वहां पर राजा जी का राज हुआ करता था। अच्छा, ये जो राजा जी थे ये जनता को सही तरीके से चला रहे थे, देश सही तरीके से चल रहा था, लेकिन जनता को रियलाइज होता है कि अलग अलग देशों के अंदर लोकतंत्र है, जनता की बातों को सुना जाता है। हाँ, हमारे राजा अच्छे हैं, लेकिन हमें फिर भी लोकतंत्र की जरूरत है। देश में चुनाव हो और देश के अंदर क्या किया जाए? मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि देश को लोकतंत्र बनाया जाए, इसकी कोशिश की जाती है ना? तो साल 1990 में आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर क्या किया जाता है? ये बात की जाती है कि देश के अंदर लोकतंत्र हो। लेकिन इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि देश के अंदर लोकतंत्र भी होगा, लेकिन हमारे राजा जी क्योंकि अच्छे हैं तो हम लोग राजा का पद समाप्त नहीं करेंगे। देश का जो मुखिया होगा ना, देश के अंदर जो फैसले लेने होंगे वो देश के राजा जी ही करेंगे। और इस तरीके से आप देखते रहे कि मुख्य तौर पर देश को चलाने में जनता अपने लोगों में से कुछ नेताओं को या फिर आप देखते हैं कि सांसदों को चुनती थी, और राजा लोग और सांसद लोग साल 1990 के बाद से आप देखते रहे थे कि देश को चला रहे थे। अब भैया होता क्या है कि आप देखते थे कि साल 1990 से मुख्य तौर पर कुछ इस तरीके से चीजें नेपाल के अंदर चल रही थी, लेकिन साल 2006 आते आते जो घटनाक्रम था ना वो पलट गया। क्या हुआ? चलिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि साल 1990 में दोस्तों क्या हुआ था, आप देखते हैं कि जो नेपाल की जनता थी वो कहती है कि भैया जी राजा जी का भी पद बना रहे और उसी के साथ साथ देश में लोकतंत्र भी आ जाए, और राजा जनता की बात को मान लेता है। देश के अंदर आप देखते हैं कि राजा का भी पद रहता है और देश के अंदर आप देखते हैं कि चुनाव भी होने लगते हैं और देश सही तरीके से चलता है। समय गुजरता जाता है और साल आ जाता है 2001, है ना? साल आ जाता है 2001, और साल 2001 में उस समय जो नेपाल के राजा थे, बहुत अच्छे राजा माना जाते हैं। इनका नाम क्या है दोस्तों? आप देखते हैं इनका नाम था राजा वीरेंद्र, है ना? राजा वीरेंद्र ने जनता की बात को मान लिया था। साल 1990 में कहा था भैया मेरा पद भी रहेगा, देश में चुनाव भी होते रहेंगे। जनता खुश थी, राजा भी खुश थे। साल 2001 में बड़ी ही रहस्यमय एक घटना घटती है, बड़ी ही मिस्टीरियस एक घटना घटती है। राजा जी अपने परिवार के साथ रात को सो रहे थे। साल 2001 की घटना है, सर्दियों का समय था, और आप देखते हैं कि राजा जी और उनके पूरे परिवार को मार दिया जाता है। राजा को राजमहल के अंदर आप देखते हैं कि चाकुओं से घोंपा जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद आप देखते हैं कि नेपाल के अंदर नया राजा बनता है। ठीक है, तो ये जो हमारे वीरेंद्र जी थे, राजा वीरेंद्र थे, इनकी कहानी खत्म हो जाती है। और साल 2001 के अंदर आप लोग देखते हैं कि इनकी हत्या के बाद एक नया राजा आप देखते हैं कि नेपाल के अंदर आता है। और ये जो नया राजा था ना, ये कहता है भैया जी हम नहीं पसंद करते लोकतंत्र को, यहाँ का मालिक मैं हूँ। आप देखते हैं कि वो जो नया राजा बनता है ना, उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था राजा ज्ञानेंद्र। और ये जो राजा ज्ञानेंद्र था वो कहता है भैया जी यहाँ पे लोकतंत्र वोकतंत्र नहीं चलेगा, यहाँ पे सरकारें नहीं चलेंगी, इस पूरे देश को अब सिर्फ अपन ही चलाएगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सिर्फ मेरे ही हिसाब से चीजें होंगी। आप देखते हैं कि ये साल 2001 के अंतर्गत मुख्य तौर पर क्या हो जाता है? अपने आप को राजा घोषित कर देता है। फिर ये देश के अंदर बहुत सारे बदलाव करता है। जो देश के अंदर संसद हुआ करती थी उसको समाप्त कर देता है। देश के अंदर जो संविधान बनाया गया था उसको भी खत्म करता है, और देश को चलाने की सारी शक्तियां ये जो राजा ज्ञानेंद्र था आप देखते हैं कि अपने पास रखने लगता है। अब जनता को ये दबा रहा है, जनता को बहुत परेशान कर रहा है। जनता को समझ में आ रहा है कि ये जो राजा है, ये जो नया राजा बना है, ये सही नहीं है, राजा ज्ञानेंद्र सही नहीं है। जनता को परेशान किया जा रहा है। आप देखते हैं कि जो जनता थी वो सड़कों पर आ जाती है ना? तो साल 2006 अप्रैल के महीने में आप देखते हैं कि जो जनता थी वो सड़कों पर आ जाती है और वो कहती है कि भैया जी राजा जी बहुत हो गया, आपने देश को बेकार कर दिया,
हमें संभालने की जिम्मेदारी दी जाए। देश की जनता कहती है कि देश को अब सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा, देश के अंदर चुनाव होंगे। और आप देखते हैं कि 21 अप्रैल के दिन मुख्य तौर पर क्या हो जाता है, लगभग 3 से 5 करोड़ लोगों, 3 से 5 लाख की जो संख्या थी, आपको दिखता है कि वो काठमांडू राजधानी के अंदर आ जाते हैं। तो बहुत बड़ी जनसंख्या जो थी, आपको दिखता है कि वो सड़कों पर आ जाती है, आंदोलन करती है राजा के खिलाफ, और वो मांग करती है कि देश में लोकतंत्र को लाया जाए। आप देखें कि ये पैसा देकर बुलाई गई जनता नहीं है, ये अपने अधिकार के लिए, अपने देश के प्रेम में, अपने देश के अंदर लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए बुलाई गई आई हुई भीड़ है। किसी ने बुलाया नहीं है इनको, खुद आए हैं अपने देश के प्रेम में। फिर आप क्या देखते हैं दोस्तों, कि जो राजा था ना, वो क्या करता है, वो आधे अधूरे मन से कहता है कि भैया जी जो आपकी थोड़ी बहुत मांगे हैं ना, चलो हम उसको मान लेते हैं। राजा बहुत चालाक था। राजा जो है ये ज्ञानेंद्र बहुत षड्यंत्रकारी व्यक्ति था, है ना। और आप देखते हैं जनता से कहता है आपकी जो मांगे हैं उसको मैं मान लूंगा, चलो मैं देखता हूँ, बताते हैं, चलो आप सब लोग वापस जाओ। और ये जनता से क्या कहता है, जनता से कहता है कि आप लोग वापस जाएं। जनता वापस चली जाती है, लेकिन आप देखते हैं कि जो भी वादे इसने किए थे, इसने पूरे तौर पर उसको कबूल नहीं किया। फिर जनता दोबारा से सड़कों पर आ जाती है, और आप देखते हैं कि अब यहाँ पर जो जनता थी वो ये मांग करती है कि भैया संसद को दोबारा से बहाल किया जाए, देश के अंदर संसद से देश को चलाया जाएगा, देश के अंदर क्या होगा, एक नया संविधान बनाया जाएगा, और देश के अंदर ये जो राजतंत्र है ना, ये जो राजा का पद है, इसको खत्म खल्लास फिनिश किया जाएगा, है ना। तो आप देखते हैं कि नेपाल के अंदर जितने भी दल थे, नेपाल के अंदर आप देखते हैं कि 7 अलग अलग राजनीतिक दल थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी। ये सभी दल एक साथ आ जाते हैं क्योंकि इनको समझ में आ गया सबसे बड़ा खतरा राजा है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो इकट्ठी हो जाती है, और वो मांग करती है कि देश में नया संविधान बनेगा और देश को संसद से क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। फिर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि साल 2006, है ना, माफ कीजिएगा 2006 कर लीजिए इसे। तो 24 अप्रैल साल 2006 को जो जनता ने कहा था कि अगर तुमने हमारी बातों को नहीं माना तो हम उत्पात मचा देंगे। जो राजा था ना, वो जनता से डर जाता है, और उसके बाद आप देखते हैं कि राजा अपने पद को छोड़ देता है। और फिर ये जो एसपी है, एसपीए का मतलब क्या है दोस्तों, 7 पार्टी अलायंस, 7 पार्टियां जो थी वो मिलकर जो ग्रुप बनाती हैं उसको एसपीए कहा जाता है। ये सातों पार्टियां मिलकर क्या करती हैं, देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करती हैं। इनका नाम क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि ये जो थे साल 2006 के अंतर्गत मुख्य तौर पर नेपाल के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, जिनका नाम आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि गिरजा प्रसाद कोइराला जी। और आप देखते हैं कि गिरजा प्रसाद कोइराला जी को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, और देश के अंदर लोकतंत्र की बहाली होती है। देश की जनता लोकतंत्र को वापस कराने के लिए देश के राजा के खिलाफ खड़ी होती है। उसी के साथ साथ देश में प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए। अब ये कोशिश की जाती है कि देश के अंदर क्या किया जाए दोस्तों, देश के अंदर संविधान को बनाया जाए। जैसे भारत देश कानून से चलता है, ऐसे ही नेपाल में भी कानून की किताब बनाने की कोशिश होती है, और आप देखते हैं कि साल 2015 में ये कानून बनकर तैयार होता है। और आज अगर हम लोग देखें तो जो नेपाल है वो एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर चुनाव होते हैं, वहाँ पर राजा और राजतंत्र पूरे तौर पर समाप्त हो गया। तो नेपाल की जनता ने दिखा दिया कि अगर आप इकट्ठे होंगे तो आप देश के अंदर क्या कर सकते हैं, लोकतंत्र को ला सकते हैं। अब आपको नेपाल से लेके चलेंगे एक दूसरे देश, एक दूर देश की तरफ। क्या है इस देश का नाम दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, इस देश का नाम है बोलीविया। ये हमारा प्यारा भारत है ना। और भारत से आप देखते हैं दोस्तों कि बहुत दूरी पर लैटिन अमेरिका में, या फिर हम कहें कि दक्षिण अमेरिका में एक देश है, और इस देश का नाम क्या है दोस्तों, इस देश का नाम है बोलीविया। बहुत प्यारा नाम है। अच्छा, ये जो बोलीविया देश है ना दोस्तों, यहाँ पर पहले से ही लोकतंत्र था। यहाँ पर जनता लोकतंत्र लाने की कोशिश नहीं कर रही थी। आप देखें नेपाल के अंदर तो लोकतंत्र को लाने के लिए जनता ने लड़ाई लड़ी, लेकिन बोलीविया के अंदर पहले से ही लोकतंत्र था। यहाँ पर चुनाव हुआ करते थे, लेकिन ये जो चुनी हुई सरकार थी ना, आप देखते हैं कि दोस्तों ये बहुत चालाकी चल देती है। ये क्या करती है, ये जो देश के अंदर सरकार थी, ये देश के अंदर पानी को जनता तक पहुंचाया करते थे। जैसे देश के अंदर हर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों तक पानी को पहुंचाए। और ये जो आप देखते हैं कि बोलीविया देश है, इसकी राजधानी थी कोचाबाबा, एक बड़ा शहर है बोलीविया का। आप देखते हैं कि यहाँ पर मुख्य तौर पर पूरा सिस्टम हुआ करता था देश के अंदर, हर जनता तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी देश की सरकार की थी। लेकिन आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो देश की ये सरकार थी ना, ये क्या करती है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को, एक विदेशी कंपनी को बुला लेती है, और विदेशी कंपनी को क्या करती है कि भैया जी अब ना आप देश के अंदर पानी को आप बेचेंगे। तो सरकार पानी देने से पीछे हट जाती है, और देश के अंदर एक प्राइवेट कंपनी आती है, और अब वो प्राइवेट कंपनी जो पानी था उसको 4 गुना, है ना, 4 टाइम्स आप देखते हैं कि महंगा बेचती है। अब जो गरीब जनता थी भैया, जिसकी रोजी रोटी बहुत कम थी, वो सारा पैसा सिर्फ पानी खरीदने में ही निकाल देती थी, और इस वजह से आप देखते हैं कि जो लोगों का घरेलू बजट था, लोगों का जो पूरा घर का सिस्टम था, वो तहस नहस हो जाता है। फिर जनता क्या करती है, फिर जनता सड़कों पर आती है। आप देखते हैं कि जो जनता थी वो मुख्य तौर पर सड़कों पर आ जाती है, और इस समय आप देखते हैं कि बोलीविया के अंदर ये जो लोग थे, ये मुख्य तौर पर क्या करते हैं, ये मांग करते हैं कि ये जो प्राइवेट कंपनी है इसको हटाओ, देश के अंदर दोबारा से सरकार को लाओ, और देश के अंदर सरकार दोबारा से पुराने पैसे पर, पुरानी दरों पर क्या करे, पानी बेचना शुरू करे। और उस समय बोलीविया के अंदर जो पढ़े लिखे लोग थे, जो मानवाधिकार थे, जो आपको दिखता है कि वकील थे, इंजीनियर थे, सामुदायिक नेता थे, ये मुख्य तौर पर 4 दिन की हड़ताल करते हैं। और आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर क्या किया जाता है,
कि जो सरकार थी ना वो जनता से कहती है कि हम आपकी बातों को मान लेंगे, लेकिन आप देखते हैं कि सरकार झूठा वादा करती है और कोई बड़ा बदलाव होता नहीं है। इसके बाद आप देखते हैं कि दोबारा से जो जनता थी वो सड़कों पर आती है और उसके बाद क्या करती है दोस्तों, देश के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। मार्शल लॉ का मतलब, जैसे आप सभी को पता होगा, लॉकडाउन, कि कोई भी देश से बाहर, कोई भी घर से बाहर नहीं जा सकता। तो मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि ऐसा ही किया जाता है और इस वजह से क्या किया जाता है, जो पूरा का पूरा बोलीविया था, वहाँ पर जो जनता थी जब वो विरोध कर रही थी तो उनको हटाने की कोशिश की जाती है। अच्छा, जो प्रदर्शनकारी थे वो बहुत ज़्यादा थे, वो एक सही मांग कर रहे थे, तो आखिर में जो सरकार थी वो जनता की बात को मान लेती है। और उसके बाद जो वो मल्टीनेशनल कंपनी थी, एमएनसी यहाँ पर लिखा हो ना दोस्तों, एमएनसी बोले तो मल्टीनेशनल कंपनी, उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे ख़त्म किया जाता है। देश के अंदर दोबारा से सरकार क्या करती है, पीने के पानी को बेचना शुरू कर देती है। तो बोलीविया के अंदर आप लोग देखते हैं कि जो देश की चुनी हुई सरकार थी, जब वो गलत काम कर रही थी, तो आप देखते हैं कि देश की जनता जनसंघर्ष करती है, आंदोलन करती है और अपनी बातों को मनवाती है। एक और हमारा पड़ोसी देश है दोस्तों, जिसको हम लोग म्यांमार के नाम से पुकारते हैं, है ना। छोटा सा देश है, नन्ना मुन्ना सा देश है, भारत के आप देखते हैं कि पूर्व में है, ये रहा छोटा सा देश है। अच्छा, ये जो म्यांमार था ना, आप देखते हैं कि यहाँ की कहानी थोड़ी अलग है। बोलीविया के अंदर वहाँ की चुनी हुई सरकार थी, नेपाल के अंदर वहाँ की राजा जी ने जनता को परेशान किया था, और म्यांमार के अंदर जो वहाँ की सेना थी ना, ये क्या कर देती है दोस्तों, ये जनता को परेशान करती है। सेना क्या कर देती है, आप देखते हैं कि जो सेना थी वो मुख्य तौर पर क्या कर देती है दोस्तों, तख्ता पलट, है ना। तख्ता पलट, तख्ता पलट का मतलब क्या होता है कि जो चुनी हुई सरकार है ना उसको हटा दिया जाता है। जो देश का प्रधानमंत्री है, देश का संविधान है, उसे हटा देते हैं। देश की सेना कहती है कि भैया अब हम लोग देश को चलाएंगे, है ना। तो अब मुख्य तौर पर देखते हैं कि भारत के पूर्व में स्थित है, एक छोटा सा देश है और इसका पुराना नाम जो है दोस्तों बर्मा है। और आप देखते हैं कि यहाँ पर 14 सालों तक मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि जो सैन्य व्यवस्था थी वो मुख्य तौर पर क्या करती है दोस्तों, काबिज रही थी, है ना। और साल 1962 में, साल 1962 के अंदर यहाँ के जो लोग थे वो मुख्य तौर पर क्या करते हैं, इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि इसका विरोध किया जाता है, बड़ी लंबी लड़ाई चलती है, बड़ी लंबी लड़ाई चलती है और फिर साल 1990 में आकर जो म्यांमार की एक बहुत बड़ी नेता हैं, जो विश्व की एक बहुत बड़ी नेता हैं जिनका नाम है आंग सान सूकी, इनके नेतृत्व में क्या होता है, जो सेना थी वो पीछे हटती है और देश के अंदर क्या किया जाता है, संविधान बनता है और देश को मुख्य तौर पर क्या किया जाता है, देश को एक लोकतांत्रिक देश बनाया जाता है और देश में सेना हट जाती है। सेना ने जो तख्ता पलट किया था उसको समाप्त किया जाता है। लेकिन ये जो कहानी है दोस्तों, ये आप देखते हैं कि ये कहानी साल 2020 के आसपास तक की है। आज के समय में हम लोग देखें तो जो हमारा ये म्यांमार है, इसमें दोबारा से आप देखते हैं कि यहाँ की सेना ने कब्जा कर लिया है ना। चालाक लोग हैं भैया, चालाक इनकी सेना है और इन्होंने दोबारा से कब्जा अपने देश पर कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आप सभी के साथ अपने इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु, कहानी और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें आपके पेपर के अंदर आती हैं उसको एक एक कर कर बताया। हमने जनसंघर्ष क्या होता है भारत के अंदर, जनसंघर्ष होने से लोकतंत्र को कैसा फ़ायदा हो रहा है, भारत के अंदर बड़े बड़े जो हमारे जनसंघर्ष हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, उसको डिस्कस किया। विदेशों के अंदर कौन कौन से बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं उसको हमने आप सभी के सामने रखा। आशा है कि हमारी ये जो क्लास हुई है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रही होगी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब आप लोगों के एग्जाम बहुत नज़दीक हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आपको लगता है कि हमें ज़रूर कंप्लीट कर लेना चाहिए। जिस चैप्टर की सबसे ज़्यादा होगी डिमांड, हम उस चैप्टर को आपके समक्ष ज़रूर रखेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, हमारी लाइव क्लास में जुड़िएगा। हमारी लाइव क्लास सप्ताह में 2 दिन होती हैं, आपको पता है, सोशल साइंस की, और वैसे तो हर लाइव क्लास आपको होती हुई दिख रही है। हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने आप को मजबूत बनाएं, पढ़ाई में मजबूत करें, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।